कैंसर तो ज़्यादातर टर्मिनल स्टेज पर डायग्नोज होता है और फिर उसका कोई इलाज नहीं होता। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि लंग कैंसर किन वजूहात की वजह से होता है। वो होता है, सबसे पहले जो 80% कॉज है वो है स्मोकिंग, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा इसका मेजर कॉज है वो है रेडिएशंस। लाइक आपको अगर कोई और किसी और वजह से कोई रेडिएशंस लेनी पड़ रही है, कोई कीमोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी आपको लेनी पड़ रही है, बेसिकली रेडियोथेरेपी अगर लेनी पड़ी है किसी और वजह से, तो वो भी आपको लंग कैंसर करवा सकता है अगर चेस्ट के अराउंड आपको रेडियोथेरेपी लग रही है। और इसके अलावा एक तीसरा कॉज होता है, कोई टॉक्सिन्स जो होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स जो है ना स्पेसिफिक होते हैं, वो लंग कैंसर ही कॉज करवाते हैं। लाइक आप एस्बेस्टोस को इनहेल कर रहे हो, या रेडोन गैस जो होती है वो एक रेडियो एक्टिव गैस है, जिनके घर वहाँ यूरेनियम वगैरह वाले रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के नज़दीक होते हैं, वो यूरेनियम वगैरह जो है वो डिकम्पोज होकर उसको रेडोन बनाती हैं। और इसके अलावा एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ये तो हो गई कुछ रोजमर्रा की कॉजेज जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज होते हैं और आपको कैंसर होता है, यानी कि आपके पेरेंट्स से ही आपको कोई ना कोई जीन्स मिले हुए होते हैं जिसकी वजह से आपको लंग कैंसर हो जाता है, और ये प्राइमरी आपको लंग कैंसर होता है। और ये ऐसी चीज है जिससे बचा नहीं जा सकता, ये आपको होगा ही होगा। लेकिन अगर आपकी फैमिली में नहीं है और आप जेनेटिकली इनहेरिटेंट भी नहीं है, तो फिर आप इससे बच सकते हैं, स्मोकिंग खुद ना करके और पैसिव स्मोकिंग से भी बच के, और दूसरा रेडिएशंस ना लगवा कर। और फिर एक तीसरा तरीका होता है कि आपको लंग कैंसर हो जाए, वो होता है मेटास्टेसिस से, यानी कि किसी और जगह का कैंसर था, वो आपके लंग्स में आकर फैल गया है। लाइक आपको ब्रेस्ट कैंसर था फीमेल्स की अगर हम बात कर लें, या फिर आपको कोलोन कैंसर था, कोलोनिक कैंसर इज वेरी कॉमन, ब्रेस्ट कैंसर टू। और इसके अलावा अगर आपको रीनल कैंसर था, तो कुछ कैंसर ऐसे हैं जो मेटास्टाइज होके वो लंग में जाते हैं। लिवर का कैंसर भी लंग में जाता है मेटास्टाइज होके। और ये तो है इसकी कॉजेज जिसकी वजह से होता है। अब इसके प्रिकॉशंस की तरफ आते हैं। प्रिकॉशंस में ये है कि आप स्मोकिंग को इनहेबिट कर सकते हैं, ठीक है, स्मोकिंग ना करें। और इसके अलावा रेडिएशंस ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रीटमेंट के दौरान ही मिले। बाज़ दफ़ा आप ऐसी जगह पे होते हैं कि आपको ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन आप फिर भी आपका रेडिएशन एक्सपोजर है, तो उनसे बचा जाए जितना हो सके, और टॉक्सिन से बचा जाए। और बाकी अगर आपको कोई दूसरा कैंसर है, लाइक आपको ब्रेस्ट कैंसर है, या वो जितनी जल्दी वो डायग्नोज हो जाए उसको उतना ही जल्दी उसका ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो मेटास्टाइज होकर लंग में ना आए। और इसके अलावा फिर आ जाते हैं इसकी सिम्टम्स की तरफ, कि क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि एक पेशेंट को लंग कैंसर हमें पता चल जाता है। सबसे पहले तो उसको कफ होगी, और वो क्रॉनिक होगी, यानी लंबे अरसे से चल रही होगी और वो किसी मेडिकेशन से ठीक नहीं होती है वो वाली कफ जो है। इसके अलावा उसको हेमोपेटाइसिस होगा, और फिर चेस्ट पेन हो सकती है, लेकिन ये जो चीजें हैं ना ये बहुत टर्मिनल स्टेज पे जाकर होती हैं। और आवाज बिगड़ सकती है, उसकी हॉर्सनेस हो सकती है। और वेट लॉस बहुत प्रोमिनेंट होता है। इसके अलावा लॉस ऑफ एपिटाइट भी होती है, और इंसान खुद को थका थका फील करता है, और डिस्पनिया वगैरह एंड पे जाके ये वाली चीजें भी स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा एक मेजर जो डिफरेंस है कि आपको टीबी में भी बेसिकली ये चीजें होती हैं। लाइक आपको हेपेटाइटिस भी होता है, क्रॉनिक कफ होती है, वेट लॉस बहुत प्रोमिनेंट होता है, लॉस ऑफ एपिटाइट भी होती है। तो इसका और उसका मेजर डिफरेंस ये है कि आपको टीबी में रात को ठंडे पसीने भी आते हैं, लेकिन लंग कैंसर में ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है? डब्ल्यूएचओ के मुताबिक जो है हर 1 लाख में से ऑलमोस्ट 550 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको लंग कैंसर होता है मेल्स में, और फीमेल्स में ये रेशो 350 के करीब है, 1 पर 1 लाख जो है। और ये इट इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स में फर्स्ट वन इज ब्रेस्ट कैंसर, और मेल्स में इट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर। और इसके अलावा ये हो गए डब्ल्यूएचओ की तरफ से। और अवेयरनेस तो माशाल्लाह हमारी, मगर मैं पाकिस्तानी के बारे में बात करूँ तो इतनी अवेयरनेस है
कि मतलब वो सिगरेट की डिब्बी के ऊपर वो लंग का तो नहीं बनाया होता, माउथ कैंसर बनाया होता है, तो उसको देख कर भी वो अवेयर नहीं होते हैं, बस मतलब पिए जा रहे हैं स्मोकिंग। तो स्मोकिंग लंग कैंसर के अलावा भी बहुत से मसले खड़े करती है। तो स्मोकिंग जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, और हमारी हुकूमत को जो है ना इसके लिए बहुत सख्त वाले कदम उठाने चाहिए कि ये जो भी सिगरेट्स वगैरह हैं या तो इनको महंगा कर दें, यानी कोई 1,000 रुपए की एक सिगरेट कर दें कि कोई अफोर्ड ही ना कर सके, और या फिर इसको वैसे बैन कर दें, यानी जहाँ किसी को देखें उसको जुर्माना वगैरह हो। मतलब कुछ ना कुछ करना चाहिए। डिब्बी के ऊपर लिख देने से या दीवार के ऊपर लिख देने से कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए ठीक नहीं है या मुजरे सेहत है या हानिकारक है, आप जो भी कह लें, तो वो आवाम तो ऐसे नहीं हटेगी ना, उसके लिए आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो है इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, डायग्नोसिस के लिए जो है इसमें सबसे जो चेस्ट एक्सरे पे वैसे वाज़ा हो जाता है, तो ग्रेइश से मैसेज होते हैं। वैसे लंग्स में एयर होती है तो वो ब्लैक नजर आते हैं जब उनसे रेडिएशन पास करती हैं एक्सरे की, तो एक्सरेज जब पास करती हैं तो, लेकिन जब जो है वो वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएंगे, ट्यूमर अपीयर होना स्टार्ट होगा, तो वो ग्रेइश वाइट से मैसेज बन जाते हैं। इसके अलावा लेकिन उसको कंफर्म करना होता है, क्योंकि टीबी में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे ग्रेनुलोमास और इस तरह की चीजें बनती है, तो इसको कंफर्म जो है वो बायोप्सी पे किया जाता है कि वो जो मैसेज बने होते हैं उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर उसको लैब में भिजवा के उसकी बायोप्सी करा दी जाती है, तो फिर पैथोलॉजिस्ट वगैरह आपको बताते हैं कि ये इधर लंग कैंसर है या कोई और वजह से ये मैसेज बने हुए हैं। और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो यूजुअली जो है ना ये टर्मिनल स्टेज पे डायग्नोज होता है, तो बस फिर टर्मिनल स्टेज पे तो कोई इलाज नहीं है इसका, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है और प्रोग्नोसिस वेरी पुअर। सिर्फ लंग कैंसर की नहीं, आप कोई भी कैंसर ले लें, कोलोन का कैंसर ले लें, ब्रेस्ट कैंसर ले लें, अगर टर्मिनल स्टेज पर डायग्नोज हो रहा है तो बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस कैंसर में तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर होती है, लेकिन सर्वाइवल जो है ना वो 6 मंथ्स टू 7 मंथ्स का ही होता है। यूजुअली हर कैंसर में ही ऐसा होता है, लेकिन अगर समहाउ आपको आपको थोड़े सिम्टम्स आए और आपने उनको यानी कि थोड़ा सीरियस लिया और डॉक्टर के पास चले गए, चेस्ट एक्सरे कराया गया और ये अर्ली स्टेजेस पर डिटेक्ट हो गया, तो फिर इसके लिए बहुत अच्छा इलाज अवेलेबल है। सबसे पहले सबसे बेस्ट इलाज जो है वो सर्जिकल एक्सीजन होता है, कि अगर बहुत छोटा हो आपका ट्यूमर और वो मेटास्टाइज ना किया हो, लंग के अंदर भी मेटास्टाइज ना किया हो, सपोज एक जगह उसने बड़ा सा मैस बना दिया है, 3 to 4 सेंटीमीटर बड़ी लीजन बनाई है, लेकिन वो अपनी लीजन से उठकर लंग के किसी और हिस्से में नहीं गया है, तो उसको सर्जिकल एक्सीजन से रिमूव कर दिया जाता है। अगर वो थोड़ा लंग में फैल गया है तो फिर कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, और इसके अलावा आजकल बाहर के मुल्कों में तो लंग ट्रांसप्लांट के बारे में भी बातें की जा रही हैं। All right, ma'am. That's it from my side. Okay, ma'am. Ma'am, we have some questions. Yes. तो हम वो क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर शहजाद का हमारे पास क्वेश्चन है, जी शहजाद बोलिएगा। Thank you very much, Sadia, for allowing me to speak. मैम मैं ये कहना चाह रहा था बस कि since many of us are not from medical background और इतनी कोई knowledge नहीं होती, तो आप simple अल्फाज में अगर समझाना चाहें कि you were talking about granules and you were talking about chemotherapy and radiotherapy and these stuffs. Many of us did not understand about all these stuffs and all these procedures. So can you please elaborate in simple words for our audience and also for me? ओके आई अच्छा, इसमें जो मैं ग्रेन्यूल्स और मैसेज की बात करी ना, वो तो एक्सरे पे सबको ही पता चल जाता है अगर व्हाइटिश से ग्रेन्यूल्स बने हो। लंग में बेसिकली जब एयर पास करती है तो वो आपको, अगर आप लंग का कभी एक्सरे देखें तो आपको वो ब्लैक कलर में नजर आता है, क्योंकि वहां से एयर पास कर रही होती है।
तो अगर जहाँ पे कोई मैस बन जाएगा वहां से तो एयर पास नहीं कर सकेगी ना, क्योंकि जाहिर है वो तो ट्यूमर पड़ा हुआ है, तो वो आपको सफेद 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 से जो है ना वो सफेदी नजर आ जाएगी। और बाकी जो दूसरी बात कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की बात करिए, रेडियोथेरेपी होती है, शुआएं लगवाई जाती हैं मरीज को, और मतलब सेशंस होते हैं, आप 10 सेशंस भी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान में कुछ प्रॉपर इदारे हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स या हॉस्पिटल्स जहाँ पे पेशेंट्स को रेफर किया जाए कि वो वहाँ जाके अपना प्रॉपर इलाज करवा सकें? क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली ऐसा ये कंसेप्ट है कि अगर आपके सर में भी दर्द है, आपके पूरे सर में दर्द है या आधे सर में दर्द है, आप जाते हो मेडिकल स्टोर पे, वहां पे जाके आप बोलते हो और उनसे मेडिसिन लेके आ जाते हो, चाहे पूरे सर का दर्द है चाहे आधे सर का दर्द है, मेडिसिन सेम ही है। तो इस तरह से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हमारे पास कुछ यहाँ पे ऐसे प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सके? कैसे पेशेंट्स को? लंग कैंसर के पेशेंट्स को। जी, प्रॉपर मुल्तान में तो है, मीनार कैंसर हॉस्पिटल है, और इसके अलावा निश्तर में भी एक पूरा जो है वार्ड बना हुआ है कैंसर पेशेंट्स के लिए, और जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा हॉस्पिटल कैंसर पेशेंट्स के नाम है, लेकिन मीनार जो है वो इटसेल्फ पूरा कैंसर हॉस्पिटल है। बाकी जो दूसरे हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के इंस्टीट्यूट हैं, लाइक निश्तर हॉस्पिटल हो गया, सर्विसेज हो गया, लाहौर में अगर हम चले जाएं, न्यू हो गए, इन सब में एक एक वार्ड होती है। और दूसरा शौकत खानम है, लेकिन वो प्राइवेट है, लाहौर में वो भी है स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स के लिए। ऑलराइट मैम। स्टैंडर्ड किसी हनान बिन तारिक ने क्वेश्चन किया, स्टैंडर्ड, सॉरी आप अपना क्वेश्चन दोबारा बोलें। मैम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है मीनार इंस्टीट्यूट में? बहुत मतलब कि अच्छा, शौकत खानम मतलब का नाम हमने ज्यादा सुना है, उसके बाद AQ का हमने नाम सुना है कि यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रीट किया जाता है, बट देयर प्राइवेट इंस्टीट्यूट, एक NGO है, लेकिन फिर भी कॉस्ट करते हैं काफी ज्यादा। और शौकत खानम भी जी ये देखते हैं कि इलाज हो सकते हैं नहीं हो सकता, अगर तो मतलब कि उनको पता है कि द पेशेंट विल डाई, तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं करते पेशेंट को, ये भी मैंने सुना उनके बारे में। तो एज कम्पेयर टू देम कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये सुनते हैं कि लाहौर में शौकत खानम में, कराची में एक ही हुआ है, तो जी। निश्तर मीनार का क्या स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है? स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने आपको अभी पहले बताया ना कि जो अभी निश्तर में तो पुराना ही वो फॉलो किया रहता है, 1900 के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, अल्लाह खैर करे, जब वो जाएंगे इस दुनिया से जन्नत में, कोई नए डॉक्टर्स आएंगे, वो नया कोई इल्म हासिल करेंगे, तो वो मतलब जो आजकल का स्टैंडर्ड है फिर वो उसको फॉलो करेंगे, तब तक कोई नया स्टैंडर्ड आ चुका होगा कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के लिए। तो मीनार में तो अप टू डेट नॉलेज रखा जाता है, और उसको स्टैंडर्ड को फॉलो किया रहता है। और लेकिन ये है कि ये भी प्राइवेट है, और अगर पेशेंट टर्मिनल स्टेज पे हो तो कोई भी हॉस्पिटल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। आप फॉलो अप के लिए तो जाते हैं, क्योंकि प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत पुअर होती है, और जिंदगी मौत वैसे तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन प्रोग्नोसिस जो है वो बहुत पुअर होती है, मतलब 99% जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो डाई करता है, अनटिल अनलेस अल्लाह ने कोई मुआवजा करना और अल्लाह उस बंदे को उस ऑर्गन के बगैर भी रख लेता है। तो ये है। ओके, ऑलराइट। और अच्छा, यहाँ पर किसी ने क्वेश्चन किया था, आई फॉरगॉट द नेम, कि कैंसर जो है वो हाइपरप्लेजिया की वजह से भी होता है। उनकी बात सही थी, कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो हाइपरप्लेजिया की वजह से भी होते हैं। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना, लाइक जो प्रोस्टेट कैंसर है, ये मेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड ही नहीं होता, तो लेट एज में जाकर होता है, प्रोस्टेट जो है वो अपने साइज से बढ़ना शुरू कर देता है, उसका हाइपरप्लेजिया हो जाता है। और अगर उसको ना रोका जाए तो वो फिर जो है ना उसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस आती हैं, और वो फिर अल्टीमेटली प्रोस्टेट कैंसर बनता है। ओके मैम, अगर देखा जाए तो लंग कैंसर की बिना डिफरेंट टाइप्स होती हैं आगे, तो इसमें से मतलब लंग कैंसर की मोस्ट सीरियस टाइप कौन सी होगी, उसको कैसे मतलब क्योरेबल है नहीं है?
लंग कैंसर्स की ऑलमोस्ट सारे कैंसर्स ही दो तीन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। जैसे अगर आप लंग के स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें एक एपिथेलियम होती है और दूसरा उसमें ग्लैंड्स होते हैं। तो या तो आपको एपिथेलियल कैंसर हो सकता है या तो आपको ग्लैंड्स का कैंसर हो सकता है। ग्लैंड्स के कैंसर को एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं और एपिथेलियल कैंसर को स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा कहते हैं। तो दोनों तरह के कैंसर हो सकते हैं। और कैंसर, किस बॉडी का कोई भी कैंसर ऐसा है वो आपको मतलब अगर हो गया है और आपको नहीं पता चला है टाइम से, तो वो आपको उसकी प्रोग्नोसिस नहीं अच्छी होती है सिवाय एक कैंसर के। मतलब अगर कहते हैं कि किसी को अगर ऑप्शन दिया जाए ना कि उसको कैंसर होना ही होना है लाइफ में, तो उसको अगर खुद ऑप्शन दे दिया जाए कि वो कौन सा कैंसर चाहता है, तो वो लेरिंक्स कैंसर है जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी होती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। तो वो लंग लिवर वो लेरेंक्स का कैंसर मांग ले। अदरवाइज जो सारे कैंसर्स हैं वो मतलब उनकी बहुत पुअर प्रोग्नोसिस होती है। ऑलराइट। ओके मैम, मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो क्या जी। ये भी लंग कैंसर पेशेंट का इसका भी असर होता है फैमिली के दूसरे जो मेंबर्स हैं उन पे, या फिर खुद जो लंग कैंसर का पेशेंट है उस पर कोई इसका असर हो रहा हो? अच्छा, अगर आप साइकोलॉजिकली बात करें तो जाहिर है पूरी फैमिली एक ट्रॉमा से गुजरी होती है। और अगर पेशेंट को पता हो तो वो 75% जो है ना उसकी हिम्मत उसी वक्त जवाब दे जाती है कि अब क्योंकि जाहिर सी बात है 70 to 80% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो टर्मिनल स्टेज पे डायग्नोज होते हैं और ज्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होता है कि कैंसर का पेशेंट बच गया है। और जो बचते हैं जिनका ट्रीटमेंट होता है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, वो एक बच्ची 7 to 8 years ओल्ड, और उसको टेम्पोरल बोन, ये दिमाग के कान के पीछे एक हड्डी होती है जो कान का की छत और दिमाग की जमीन बना रही होती है, मतलब दिमाग का फ्लोर और कान की रूफ। तो उसको उस टेम्पोरल बोन का कैंसर था जिसकी वजह से उसको कीमोथेरेपी लगाई गई, रेडियोथेरेपी लगाई गई और उसकी एक उस साइड वाली आंख ही जाया हो गई है। तो वो जो है वो जो पेशेंट बचते हैं वो उनकी हालत भी बहुत खराब होती है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है आपको सेटल होते होते उस चीज से बाहर आते आते। तो साइकोलॉजिकली तो एक ट्रॉमा पूरी फैमिली के लिए भी होता है, पेशेंट के लिए भी होता है। तो बेहतर ये होता है कि पेशेंट को, मतलब मेरे नजदीक ये बेहतर है कि पेशेंट को ना बताया जाए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि ही और शी विल डाई सूनर और लेटर, और चाहे कुछ भी कर लिया जाए। तो कुछ अगर अहम फैसले आप करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन मेरे नजदीक जो है ये एक बहुत गलत बात है। पेशेंट को नहीं पता होना चाहिए। ऐसे कौन से जरूरी काम होते हैं जो पेशेंट को बताए बगैर नहीं किए जा सकते हैं या उनकी इजाजत ही चाहिए होती है उस बंदे को। वो एक तो जाने वाला होता है, उसको बता के उसको पहले ही कहते हैं तुम पहले ही चले जाओ। तो ये होता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा तो होता है। ओके मैम, शहजाद, आई गेस आपका क्वेश्चन है। यस, मेरा क्वेश्चन था। अच्छा मैम, मैंने कहीं पढ़ा था कि लंग्स कैन रीजनरेट इटसेल्फ नो, even from its small fragment. It's not true. नो, हमारी जिस्म के बहुत कम ऐसे हिस्से हैं जो रीजनरेट कर सकते हैं। रीजनरेशन पावर जो है, मैंने आपको बताया ना, जैसे बाल बढ़ते हैं, जीआईटी के सेल्स हैं, स्किन है अपने आप को हील कर लेती है, लिवर है, वो मतलब अगर आप किसी को ट्रांसप्लांट करके डोनेट भी करते हैं तो वो उसके अंदर भी बढ़ जाता है और आपके अंदर भी पूरा हो जाता है। लेकिन लंग्स नहीं करते हैं रीजनरेट। जो आप रीजनरेशन की बात करें, वो एक नॉर्मल सा फिनोमिना होता है कि पुराने सेल्स जब वो थक जाते हैं, वो झड़ जाते हैं, तो उनकी जगह पर नए सेल्स आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी का आधा लंग ही काट दें और आप कहेंगे मेरा लंग पूरा हो जाएगा। ये नहीं होता। ये सिर्फ एक ही ऑर्गन अल्लाह ने ऐसा बनाया है जिसमें ये रीजनरेशन कैपेसिटी है, वो है लंग, वो है लिवर। ओके मैम, हमारे पास हमारी ऑडियंस से क्वेश्चन है कि निकोटीन कैंसर काज करती है, या और इसके अलावा पूछ रहे हैं कि वेलो पाउचेस गुड अल्टरनेटिव है स्मोकिंग के लिए? क्या चीज? निकोटीन काज करती है कैंसर? दूसरा क्वेश्चन क्या है? वेलो पाउचेस जो है वो गुड अल्टरनेट है हमारे पास स्मोकिंग का। अच्छा, जो निकोटीन है ना, निकोटीन ये है कि इसके बारे में कहीं वैसे पढ़ा नहीं है कि ये कैंसर कॉज करती है या नहीं, लंग कैंसर।
लेकिन चूंकि ड्रग है और अच्छी तो नहीं होगी बिल्कुल भी, लेकिन मैंने निकोटिन का वैसे कहीं पढ़ा नहीं है कि ये कैंसर कॉज कराती हो। और जो दूसरी बात आप पूछ रही हैं, लेकिन अवॉइड ही करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि जाके खरीद के वो शुरू कर दें। हाँ, कोकेन के बारे में पढ़ा हुआ है कि अगर आप उसको वो शायद उसको उसके पाउडर को नोज से इनहेल करते हैं तो वो आपका जो नेजल सेप्टम है ना, नाक के जो दो सुराख होते हैं उनके दरमियान वाला जो पर्दा होता है वो उसको खत्म कर देता है, तो वो बहुत बुरी हालत होती है उस पेशेंट की भी। तो वो नहीं लेनी चाहिए। निकोटीन का सच मैंने पढ़ा नहीं है। और निकोटीन के लिए जो है ना, उसकी तो नाम ही नहीं सुना है। स्मोकिंग का अल्टरनेटिव बहुत सारी चीजें हैं, पता नहीं एक ग्लास में कुछ पता नहीं कुछ इस तरह की बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। अल्टरनेटिव जैसा भी हो वो हार्मफुल है बॉडी के लिए। हाँ, निकोटीन के अल्टरनेटिव जो मेडिकेशन है वो आपको स्लोली स्लोली जो है ना, वो शामिल कह रहा है वैपिंग, तो ग्लास वाली वैपिंग, हाँ वो भी अच्छी नहीं है। मतलब कुछ भी अल्टरनेटिव जो है ना वो कुछ भी अच्छा नहीं है। लेकिन जो निकोटीन की एडिक्शन को खत्म करने के लिए डॉक्टर्स आपको खुद मेडिकेशन जो है ना वो लिख कर देते हैं। होती वो भी एडिक्टिव है, लेकिन उसकी एडिक्शन कम होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी डोज को कम किया जाता है, ताकि आपको जो सिम्टम्स आते हैं यकदम एक दवाई के छोड़ने के वो ना आए। लाइक जो एडिक्टिव मेडिसिन होती हैं उनके छोड़, अगर आप 10 साल से निकोटीन ले रहे हैं और आप कहेंगे मैंने अब कल से नहीं लेनी है, तो वो जो लेते हैं उनको पता होगा, उनको बड़े झूमने वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनकी, वो उनको क्रेविंग होती है। इसी तरह नींद की दवाई अगर हम लंबे अरसे से ले रहे हैं, और पहली तो बात है कि वो उनका असर खत्म हो जाता है, और दूसरी बात यह है कि आप उन पर डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। जैसे आप उसको छोड़ेंगे आपको स्वेयर जो है ना वो होगा। मतलब कोई इजी और मजेदार तरीका नहीं, कोई इजी और मजेदार तरीका नहीं है शामिल, अनफॉर्चुनेटली। इजी तरीका और मजेदार तरीका यही है कि आप लाइफ को बगैर वैपिंग और स्मोकिंग, निकोटीन, कोकेन इसके अलावा एंजॉय करें। Okay, well, Miss Sadia, can you please give some points about the lifestyle of people that get lung cancer? Like जैसे कि हमारे पास मिडिल क्लास आ जाती है, अपर क्लास आ जाती है, लोअर क्लास आ जाती है। अच्छा, इसमें ये होता है कि लाइफस्टाइल जो है वो तो आपको पता है फिर कैसा होता है। लोअर क्लास में तो मतलब वो ट्रीटमेंट भी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट अगर अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो गया, वो लोग तो ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो ट्रीटमेंट ही बहुत महंगा होता है। 10,000 पर सेशन आपसे चार्ज किया जा रहा होता है, और 10-10 सेशन, 12-12 सेशंस भी होते हैं रेडियो के भी, और सिमिलरली कीमोथेरेपी के भी 5-6 तो मिनिमम भी होते हैं। तो वो तो इलाज ही नहीं करवा रहे होते हैं, तो वो तो बस अपनी स्मोकिंग को जारी रखते हैं। वो कहते हैं बस ये ना छूटे, बाकी मरना तो सबने है एक दिन। उनका इस बात पे एक कामिल ईमान होता है कि मरना एक दिन सबने है, तो जिस दिन लिखा हुआ होगा हमने उसी दिन मरना है। तो भाई हमारा भी कामिल ईमान है, लेकिन आपको जब आपको कुछ पता है तो आपको उस चीज से अवॉइड करना चाहिए। और वरना बच तो वो लोग भी जाते हैं जो ट्रेन के नीचे आके अपनी टांगे तोड़वा लेते हैं। जिंदा तो वो भी रहते हैं, लेकिन वो जिंदगी नहीं होती है फिर। और दूसरी बात ये कि बाकी जो मिडिल क्लास की बात कर रही हैं, मिडिल क्लास में ये है कि वो लोग ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं, जैसे तैसे भी वो पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, लेकिन लाइफ स्टाइल एज सच कुछ नहीं होता है। बस आप एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, बस यही होता है। और अपर क्लास में भी ऐसा ही है। All right, thank you. अगर हमारे पास किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर अपना सेशन एंड करते हैं आज का। अगर कोई क्वेश्चन करना चाहता है आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे ना बताया नहीं गया था कि ये मीट में ना मैंने ये सारा का सारा गुनाह, आपको आगे भी सहमति, सारा का सारा गुनाह जो है ना काशिफ के जिम्मे है। पहले भी काशिफ को एक पेनल्टी मैंने लगाई है, अब काशिफ को एक दूसरी पेनल्टी लगाऊंगी मैंने पूछा था कि जूम पे होनी है या नहीं। मेरा फोन जो है वो जब से निश्तर के डॉक्टर्स
वो पुरानी लिख कर दे रहे हैं, जब से उन्होंने पढ़ा। मेरा तब का फोन है तो उसमें माशाल्लाह वो उसकी वर्किंग भी बहुत स्लो है, और उसमें कुछ मैंने डाउनलोड भी नहीं किया हुआ है, तो वो मेरे फोन में डाउनलोड भी नहीं हो रही थी ऑन स्पॉट, तो मैं किसी का फोन लेकर यूज कर रही हूँ। हमें लगा आपके पास आईफोन होगा। नहीं, अच्छा आईफोन हम लेंगे इंशाल्लाह जब टाइम आएगा। आई टोल्ड यू मैम, व्हेन यू टोल्ड मी। ओके, चलिए फिर हम अपने सेशन का फॉर्मली एंड करते हैं। ओवर टू यू सहरिश। Okay. Now I would like to invite our respected club president, Dr. Hafsa Nasir, on a thank you note. Ms. Hafsa Nasir. Yes, you are audible but distorted voice. Yes, ma'am, you are. Thank you, ma'am. Okay जी, I pay my kind regards to all of you जिन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया। हमारा वेन्यू बार बार चेंज हो रहा था, उसको भी बेयर किया, और जहाँ जहाँ से लोगों ने हमें ज्वाइन किया उन सब का बहुत शुक्रिया। That was all about from our side. We are overwhelmed to have you all among us. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.